हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिंदास हैं? बढ़िया हैं? मस्त हैं? आपकी तैयारी अच्छी चल रही है? तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम, बहुत ही जानदार सा टॉपिक। उसी संविधान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक बातें, और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संविधान जो है ये कैसे बना, यानी संविधान को बनाने के लिए सभा के सदस्य बन गए थे। आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर था? कुछ आपके डाउट्स भी हैं जो मैंने आपकी क्लास ली है, उसके डाउट्स मैंने आज सारे पढ़े, कमेंट्स पढ़े आपके। तो उन सारे कमेंट्स का जवाब भी मैं दूंगा आपको क्लास के अंत में। सारे कमेंट्स के जवाब मैंने जो है आपके सारे कमेंट्स मैंने देख लिए हैं, जितने विद्यार्थियों के डाउट थे वो मैंने सारे आज आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है। तो संविधान सभा में हुआ क्या कि संविधान सभा ने संविधान को बनाया, और मैंने आपसे कहा कि उसके लिए बैठकें हुई। प्रथम बैठक हुई, और उसके बाद फिर हमने कहा कि दूसरी 11 तारीख को हमने बातचीत करी, फिर 13 तारीख की हमने बातचीत करी। इस प्रकार से संविधान सभा की बैठकें हुई, और हमारे संविधान का जो संविधान आप देख रहे हैं इसका निर्माण होना की शुरुआत हो चुकी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए 299 मेंबर्स, 299 जो सदस्य थे, उन 299 सदस्यों को, 299 मेंबर्स को हमारे संविधान का निर्माण करना था। तो अब ये मान के चलिए, संविधान क्या है? संविधान एक किताब है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल बुक है। जैसे ये एक किताब है, उस प्रकार संविधान एक किताब ही तो है। तो आप किसी भी किताब का जब लेखन करते हो, किसी भी किताब को जब आप लिखते हो, तो उस किताब को लिखने में आप, ऐसा नहीं है कि उसे एक बार में ही सभी को काम दे दो कि ऐसे ऐसे करो। आप क्या करते हो? छोटे छोटे समूह बना देते हो। तो 299 मेंबर्स जो थे उनके हमने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, छोटे छोटे हमने उनके समूह बना दिए, उनके छोटे छोटे समूह बना दिए। तो हमने क्या किया? समूह बना के जो है उनको हमने बोला कि आप लोग क्या करो, आप इन समूह के माध्यम से संविधान का निर्माण करो। उन समूहों को ही आप लोग क्या कहते हो? संविधान की समितियां कहते हो, संविधान सभा की समितियां। तो एक टॉपिक हो जाता है संविधान सभा की समितियां, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या हो जाता है? कमेटीज। संविधान सभा की जो कमेटीज हैं, संविधान सभा की जो समितियां हैं, ये अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक को आपको समझना है, इस टॉपिक को आपको जानना है। संविधान सभा में विभिन्न प्रकार की समितियां थी जिनके माध्यम से संविधान सभा का निर्माण हुआ। कई प्रकार की समितियां आप लोग पढ़ते हो। मैंने एक पीपीटी स्लाइड भी आपके लिए रखा है जिसमें आप समितियों को देख सके। और नोट्स का जो आपका कमेंट था प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स का कमेंट जो देखा आपका, मैंने देखा पढ़ा, तो नोट्स आपको कल से मिल जाएंगे। ये जो बोर्ड की पीपीटी है वो तो आपको मिल ही रही है शॉर्ट नोट्स में, और जो आपके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसकी भी कोई समस्या आपके बीच में नहीं होगी। तो संविधान सभा में कई प्रकार की समितियां बनाई, कई प्रकार की समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ। अब संविधान में आपने देखा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार की अलग समिति बन गई थी। तो कई प्रकार की समितियों के माध्यम संविधान का निर्माण किया गया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रारूप समिति है। अब प्रारूप समिति क्या होती है? इसको बोलते हैं आप ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति का जो मेन काम था वो ये था कि जो संविधान आज आप पढ़ते हो, संविधान में आपने एक मेन चीज देखी होगी कि इसमें सिनर्जी है और एक सीक्वेंस है। बहुत बढ़िया सीक्वेंस आप देखते हो कि इसमें प्रथम चैप्टर है, द्वितीय चैप्टर है, तृतीय चैप्टर है। तो चीजें बड़े अकॉर्डिंगली लगी हुई हैं। संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये आप देख रहे हो कि बड़े सही तरीका से लगे हुए हैं। तो ये जो भाग 1 कौन सा होगा, भाग 2 कौन सा होगा, भाग 3 कौन सा होगा, भाग 4 कौन सा होगा, भाग 5 कौन सा होगा, ये सभी प्रकार के जो आप देखते हैं, ये जो बनाया गया है संविधान का सीक्वेंसिंग बनाया गया है, ये सब बनाने का काम प्रारूप समिति ने किया। तो प्रारूप समिति जो है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसको आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हो। तो हम लोग लिखते हैं यहां प्रारूप समिति। तो इससे प्रीलिम्स में आपका एक प्रश्न बन जाएगा प्रारूप समिति का। इट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी। आप लोग क्या बोलते हो? इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हो प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया। और प्रारूप का मतलब कि कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी चीज बाद में होगी, कौन सी चीज को कहां कहां रखा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बताया था कि इसमें क्या क्या होगा, लेकिन प्रारूप समिति ने यह बताया कि इसमें कौन सी चीज कहां कहां पर होगी। अब मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो आपके कमेंट जो है मुझे दिखाई दे जाएंगे। तो मुझे कुछ जानकारी, कमेंट दिख नहीं रहे मुझे इसमें। लाइव क्लास है, लाइव क्लास तो इसमें नहीं दिख रही है मुझे।
चलिए कोई बात नहीं है, मैं शायद पढ़ा देता हूँ, कमेंट शायद बाद में आपको दिख जाएंगे। आप लोग हो सकता है क्लास रिकॉर्डेड चल रही हो, आप देख लीजिए, जान लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रारूप बनाया। तो सबसे पहला एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ये गठन कब हुआ था, तो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अब एक प्रश्न आता है बहुत ही बेसिक सा कि इस प्रारूप समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति ने प्रारूप बनाना था, और प्रारूप का काम महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को जाए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो और भारत के एक निम्न समाज से बिलोंग भी करते हो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया कि आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनेंगे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब प्रश्न आता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, हाउ मेनी मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में बनता है कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप इसको इस पेज पे लिख सकते हो, टोटल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में कितनी थी। तो एक तो मैंने कहा अध्यक्ष थे, अध्यक्ष में आपने नाम लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। इसके बाद आप देखोगे तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर एक नाम है, ये इसके सेकंड मेंबर हुआ करते थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड मेंबर थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोनों में नाम देख लेंगे, ऊपर अय्यर है, नीचे अयंगर है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद तीसरे मेंबर 3 हो गए के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, आप इन्हें के एम मुंशी के नाम से जानते हो। इसके बाद मेंबर थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला ड्राफ्टिंग कमेटी के नेक्स्ट मेंबर थे। और इनके सामने आप इस पे देख के लिख सकते हो एकमात्र मुस्लिम, ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र मुस्लिम जो मेंबर हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें 7 मेंबर थे। अब 2 मेंबर कौन से थे? एक नाम आप पढ़ेंगे बी एल मित्तल, आपने एक नाम सुना होगा बी एल मित्र, बी एल मित्र जो है, ये बी एल मित्र काफी नाम सुना हुआ नाम है। इस बी एल मित्र के सामने एक प्रॉब्लम क्या थी, बी एल मित्र साहब पहले इसके मेंबर बने, बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इनके स्वास्थ्य खराब हो गया तो इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, और इनकी जगह पर जो मेंबर बने वो बने एन माधव राव। तो यहां पर कौन हो गए? एन माधव राव, एन माधव राव ये मेंबर हो गए, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी इनका त्याग पत्र होगा तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये मेंबर पहले थे, बाद में नहीं रहे। बीएल मित्र के साथ ऐसा हुआ। और बीएल मित्र के साथ साथ देखेंगे तो एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था डीपी खेतान। क्या नाम था इनका? डीपी खेतान। तो सेकंड नाम लिखेंगे आप लोग डीपी खेतान। डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी, और इनकी जगह पर आप देखेंगे, इनकी जगह पर जो मेंबर बने वो बने टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी जो है इनकी जगह पर मेंबर बने। तो टोटल आप मेंबरों को गिनेंगे तो आप किस किस को पाएंगे? अंबेडकर साहब, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टीटी कृष्णामचारी।
क्योंकि डीपी खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनकी जगह पर कौन बने, टीटी कृष्णामाचारी हमारी प्रारूप समिति के मेंबर बने। प्रारूप समिति के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे। टोटल मेंबर इसमें 7 थे, 2 2 4, 2 6 और 1 7। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कब इसका गठन हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है। एक प्रश्न आपका आजकल जो है आप देख रहे हो आ रहा है, पेपर में पूछा जा रहा है, बीपीएससी में भी, एकमात्र कांग्रेसी। आप जब घटना चक्र पढ़ेंगे तो भी एक प्रश्न आपको मिलेगा, एकमात्र कांग्रेसी। एकमात्र कांग्रेसी कौन थे इसमें, तो एकमात्र कांग्रेसी जो थे वो के.एम. मुंशी साहब हुआ करते थे। ये एकमात्र कांग्रेसी थे। बाद में आप देखेंगे तो एन माधव राव वगैरह भी कांग्रेसी थे, लेकिन ये बाद में जुड़े। तो प्रारूप समिति में अगर प्रारंभ की बात करोगे आप, तो प्रारूप समिति में एकमात्र जो कांग्रेसी थे वो कौन हुआ करते थे, वो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी साहब तो थे, एकमात्र कांग्रेसी हुआ करते थे। प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, इसको अच्छे प्रकार से आप याद रखेंगे। तो ये थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये थी आपकी प्रारूप समिति के बारे में कुछ बेसिक प्रकार के प्रश्न, कुछ बेसिक प्रकार की जानकारी जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। प्यारे विद्यार्थी, एक बात का आप याद रखें, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट मैंने देखे, तो आप लोगों ने कहा कि सर जो है अदर एग्जाम से हमें क्या मतलब है। देखो, आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, और बीपीएससी के एग्जाम में आप दे रहे हो, कट ऑफ हमेशा हाई जाती जा रही है। पेपर में एक नंबर भी आपके लिए बहुत बड़ा महत्व प्ले करता है। एक क्वेश्चन का नंबर पे पीछे आप लोग रह जाते हो। और कभी भी सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए तो इसकी स्टडी आपको कंपैरेटिव करनी चाहिए, तुलनात्मक तरीका से। आप कभी पेपर उठा के देखोगे बीपीएससी का और यूपी पीएससी का या एमपी पीएससी का, राजस्थान पीएससी का, तो आप देखिए काफी सारे प्रश्न रिपीटेड है। बिहार का प्रश्न राजस्थान में पूछ लिया गया, राजस्थान का मध्य प्रदेश में पूछ लिया गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की यह समस्या ना हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और ऐसा प्रश्न आपके सामने पूछ ले जिस प्रश्न को मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। इसीलिए मैं तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करके आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। वर्तमान में तो चलो ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे तो कमीशन जब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो कट ऑफ को कंट्रोल करने के कमीशन क्या करेगा, पेपर कठिन बनाएगा। और पेपर कठिन बनाएगा तो कठिन बनाने के लिए पेपर को वो क्या करेगा, उसमें अलग प्रकार की चीजें ऐड करता है। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के बारे में कुछ चीजें हुई। अब एक प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति जो है इसका पूरा नाम क्या था। ये देखिए, अभी अलग इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही अलग इंफॉर्मेशन है, ये आपको नहीं मिलेगी। देखो, जो विद्यार्थी जो चीजों को आप लोग पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, उनका यहां पढ़ने का क्या फायदा है। वो तो बेसिक जानकारी है, आप किसी भी किताब को उठाएंगे उसमें पढ़ लेंगे। तो इसका पूरा नाम था प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, ये इसका पूरा नाम था। ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रारूप समिति का पूरा नाम क्या था, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। सेकंड एक प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति में टोटल कितनी बैठकें हुई थी, कितनी बैठकें प्रारूप समिति ने करी। ठीक है, तो ये 141 बैठकों पर चर्चा हुई प्रारूप समिति में। एक प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप, भाई मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। तो प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप का मतलब है कि इसका जो पहला प्रारूप था कब पेश किया, यानी इसने अपना पहला प्रारूप कब पेश किया। भाई प्रारूप समिति ने प्रारूप बनाया होगा, किताबी तो बनाई होगी कि इस किताब में चैप्टर नंबर 1 ये होगा, चैप्टर नंबर 2 ये होगा, चैप्टर नंबर 3 ये होगा, चैप्टर नंबर 4 ये होगा। तो प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप कब दिया कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसे ऐसा होना चाहिए। और ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कई बार एग्जाम में पूछ लिया, लेकिन अभी पुस्तकों में अपडेट नहीं हुआ ये प्रश्न। 21 फरवरी 1948 को पहली बार प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप जो है पेश किया, 21 फरवरी 1948। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना होगा 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप पेश किया। तो दो डेट हो गई, एक तो आपको याद रखना है इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का। अब गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसका प्रथम प्रारूप कब आया,
21 फरवरी 1948 को इसका पहली बार जो है प्रारूप जो है पेश किया गया था। ये आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रारूप समिति ने पेश किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। अब कई बार एक प्रश्न आप लोगों ने लिखा देखा होगा कहीं कहीं जगह पर कि भाई संविधान का पहला प्रारूप समिति जो बनी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बाद में बनी थी। पहली वह जो प्रारूप बनाया था संविधान का बी एन राव ने बनाया था, जो संविधान के सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जो एक सिविल सेवक हुआ करते थे। इन्होंने हमारे संविधान का पहली प्रारूप बना के तैयार कर रखा था, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे संविधान को बनाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हमने संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को कर दिया। उससे पहले बी एन राव ने भारत के संविधान का एक प्रारूप बनाया था 1947 में। तो कभी कभी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि बी एन राव ने भी भारत के संविधान का एक प्रारूप बनाया था। बी एन राव ये पहले ही बना दिया था इन्होंने, बेनेगल नरसिंह राव ने 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया था। संविधान का प्रारूप, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये प्रारूप। लेकिन इस प्रारूप को स्वीकार नहीं किया गया, इस प्रारूप को माना नहीं गया था। इस प्रारूप में आप देखेंगे 243 करीब आर्टिकल्स थे, 13 अनुसूचियां थी, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको माना नहीं गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ और इस समिति ने अपना प्रारूप इस तारीख को पेश किया था। तो यहां लिख लेंगे स्वीकार नहीं किया गया। क्या लिख लेंगे? स्वीकार नहीं किया गया। तो ये आपके लिए नहीं किया गया, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाती है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। प्रारूप समिति के संबंध में ये अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में हो जाता है। अब संविधान सभा में और भी कई प्रकार की समितियां बनी, तो प्रारूप समिति अब कंप्लीट हो गई। अब आप इस टॉपिक से निश्चित हो गए प्रारूप समिति कब गठित हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने मेंबर थे, किसकी मृत्यु हो गई थी, किसने त्यागपत्र दे दिया था, प्रारूप समिति ने प्रारूप कब पेश किया था, प्रथम प्रारूप किसने बनाया था। सारे प्रश्नों के जवाब आपके मस्तिष्क में है। इसे कहते हैं 360 डिग्री स्टडी, और ये मेंस में बहुत ज्यादा काम आती है। ये प्रीलिम्स में आप इतनी इंफॉर्मेशन रखोगे तब आप मेंस में अच्छे मार्क्स उठा पाओगे। और कभी भी आप तैयारी करो तो तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आप बेसिक जान जाओ, बड़ी खुशी मिलती है बेसिक जान के। तैयारी का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर लोगे तो आप संपूर्ण तैयार हो जाते हो, ठीक है। और रैंक 1 के लिए पढ़ाई की जाती है, रैंक लो के लिए नहीं, रैंक 1 के लिए पढ़ाई की जाती है हमेशा। और रैंक 1 के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है कि आपको कितना जानना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अन्य जो समितियां बनी उन समितियों के बारे में हम जान के थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन जाते हैं। प्रारूप समिति होगी। अब संविधान में और समितियां बनी, जैसे एक संघ शक्ति समिति थी। देखो एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको कि जहां पर भी आप लोग देख लें एक शब्द देखेंगे, जहां पर भी आप लोग एक शब्द देखेंगे संघ शब्द, तो संघ शब्द जहां पर भी देखेंगे, संघ शब्द में आपको एक बात बड़े अच्छे प्रकार से याद रखनी है कि जहां पर भी संघ शब्द है, संघ शब्द में हमेशा आपको उसके अध्यक्ष मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू। जहां पर भी आप संघ शब्द देखेंगे, संघ शक्ति समिति मतलब यूनियन पावर कमेटी, मतलब यूनियन की पावर जिसके अंदर नेता हो उसे बोलते हैं यूनियन पावर कमेटी, दैट इज कॉल्ड संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। इट इज कॉल्ड संघ शक्ति समिति। समझ में आ गई बात? संघीय संविधान समिति। अब संघीय संविधान समिति क्या होती है? संघीय संविधान समिति होती है कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और मैंने ट्रिक क्या बताई आपको कि जहां पर भी आप संघ नाम का शब्द देखेंगे उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। संघ का मतलब क्या हो गया? यूनियन। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगर आपसे पूछ ले तो इसके अध्यक्ष कौन है? श्री जवाहरलाल नेहरू। बोलो हाँ या ना, आंसर मिल गया हाँ या ना, बहुत ही बढ़िया। जहां पर प्रांत शब्द पूछ ले, आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, संघ शक्ति का मतलब क्या है? देखो हमारे कंट्री में 2 प्रकार का डिवीजन है, एक तो संघ के पास पावर है, एक प्रांत के पास पावर है। संघ को आप संघ कहते हो, प्रांत को आप प्रांत कहते हो, राज्य कहते हो। जो संघ है उसके अंदर क्या शक्ति निहित होगी, इसके बारे में विचार करने के लिए कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। संघ का संविधान किस प्रकार का होगा, उसमें कौन सी शक्तियां निहित होंगी, इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। ये आपको बेसिक समझना है। अब आता है प्रांत की बात कि प्रांत
तो देखो प्रांत शब्द जहां पर भी आप सुने उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत संविधान समिति, प्रांत शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति मैंने आपको बता दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा और आप इसके बारे में जान चुके होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष हैं। आगे आप देखेंगे कुछ और भी चीजें आपको बतानी है, तो एक समिति का नाम और आप लिखेंगे। एक समिति है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछ ली जाती है। देखो, एक आती है मूल अधिकार समिति, क्योंकि डॉक्टर मूल अधिकार समिति ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मूल अधिकार समिति, इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट कमेटी। अब आप सभी के बारे में पढ़ोगे आगे चल के, फंडामेंटल राइट के बारे में, सभी के बारे में आप चीजें जानोगे। तो फंडामेंटल राइट कमेटी मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मेरी ट्रेन है तो मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा, आपके से मिलने पढ़ना आ रहा हूं मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति। एक आती है अल्पसंख्यक समिति। एक कौन सी आती है? अल्पसंख्यक समिति। इसको आप लोग नाम देते हो माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी कमेटी, माइनॉरिटीज कमेटी, आप बोलते हो इसको अल्पसंख्यक समिति। बाबू, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख रहा हूं, ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और प्रश्न बनता है कि ये तो मेन हो गई, एक प्रश्न और बनता है कि मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आओ भाई। अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटीज कमेटी। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दो आप देख सकते हैं, आपको जानकारी इनके बारे में ये पूछ लेता है। अब एक प्रश्न आता है कि इनकी उप समितियां थी। अब उप समिति कौन होती है? उप समिति मतलब सब कमेटी, यानी ये तो मुख्य समिति हो गई कि इन पर मूल अधिकार पर जो भी काम होगा सरदार पटेल साहब करवाएंगे, अल्पसंख्यक में जो भी काम होगा सरदार पटेल साहब करवाएंगे। अब इनकी उप समितियां थी, उप होती है सब कमेटी, मानी ये तो मेन हो गई। जैसे हमने पढ़ा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री छोटा वाला हो गया। अब मतलब ये मेन कमेटी हो गई। मूल अधिकार पे जो भी काम हो रहा है हमारे कंट्री में, मूल अधिकार है, आपने पढ़े मूल अधिकारों के बारे में, पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। थ्योरी में तो डिटेल में मजा ही आएगा। तो मूल अधिकार कैसे बने, क्यों डाले गए, क्या प्रोविजंस हैं, 14 में क्या प्रोविजन है, इक्वलिटी कितने प्रकार की है, कैसे डली है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, ये सारे प्रोविजन पे बात करी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। उप समिति क्या होती है? सब कमेटी, यानी छोटी छोटी। देखा, कहते ना आपने छोटी, तो छोटी में क्या है? तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि मूल अधिकार पे उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति मतलब जो बड़ी कमेटी के ऊपर कमेटी, छोटी कमेटी बनी थी, छोटी वाली सब कमेटी। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है सब कमेटी। तो दो प्रकार के एग्जाम प्रश्न बनेंगे। एक बनेगा मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार पे उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछ ले तो यहां आंसर होगा जेवी कृपलानी। यह है मेन इंपॉर्टेंट बात। ऐसी अल्पसंख्यक पे उप समिति का अध्यक्ष पूछ ले, उप समिति, उप समिति मतलब सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, तो आंसर क्या होगा? बोलो एच.सी. मुखर्जी। ये एच.सी. मुखर्जी कौन है? ये एच.सी. मुखर्जी है सेम हरेंद्र कोमर मुखर्जी, यानी एच.सी. मुखर्जी। ये दो प्रश्न आपके सामने बन गया, याद हो गया। अब आती है प्रक्रिया और नियम समिति। भाई सदन की प्रक्रिया चलती होगी, कौन कितने बजे आएगा, अब आप क्लास में बैठे हो तो क्लास में क्या है? एक प्रक्रिया है कि आप 3 बजे की क्लास है तो आप 2:50 में एंट्री कर जाओगे, 3 बजे क्लास चालू हो जाएगी,
क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहां बैठना है, ठीक है। तो प्रक्रिया, अब प्रोसीजर कौन बनाएगा? सदन का जो अध्यक्ष होगा, सीधी सी बात है। तो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे प्रश्न पूछे कि भैया सदन की प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया। राज्यों के लिए समिति, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रांत नाम का शब्द जहां पर भी आप देखोगे उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांत संविधान समिति, ठीक है। प्रांत शक्ति समिति, कौन अध्यक्ष हो गए? सरदार पटेल। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक कमेटी है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और कमेटी का नाम क्या है? राज्यों के लिए समझौता समिति। कि विभिन्न राज्यों के मध्य में समझौता कैसे होगा, आपस में राज्य कैसे मिलकर रहेंगे, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से स्थापित होंगे, यानी राज्यों के मध्य सामंजस्य कैसे बनेगा, इसके लिए एक समिति थी, उसका नाम था राज्यों के लिए कमेटी, राज्यों के मध्य समझौता करने वाली समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा मुझे आंख बंद करके बताओ, एकदम आंख बंद करके एकदम गुप्त हो जाओ और एकदम बताओ कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? संचालन कौन करेगा? अरे सदन के अध्यक्ष करेंगे, न तुम करोगे न मैं करूंगा। अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। तो कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है ये, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक बेसिक, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें और बता। संचालन समिति समझ में आ गया भाई? इट इज कॉल्ड संचालन समिति। तो इसको आप लोग क्या नाम देते हो? नाम देते हो स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, ठीक है। संचालन समिति, राज्यों के लिए कमेटी, प्रक्रिया प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर, आप बोलते हो ना भैया प्रोसीजर क्या है आपका, तो प्रोसीजरल कमेटी, इनके अध्यक्ष हो गए। तो जहां पर भी सदन के संबंध में कुछ आपसे पूछे, प्रक्रिया की समिति, संचालन की समिति, अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। कुछ कंफ्यूजन करना ही नहीं है दिमाग में। संघ जवाहरलाल नेहरू, प्रांत सरदार पटेल, मूल अधिकार सरदार पटेल, अल्पसंख्यक सरदार पटेल। बस दोनों उप समितियों के नाम याद रखने, वो अलग है, और एक ये अलग है, बस। अब ये है, अब देखो और समझो आप, संविधान सभा के कार्य संचालन की समिति। अब देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको दिक्कत देगा। यहां संचालन समिति लिखा था स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। यहां अगले पेज पर लिखा है कार्य संचालन समिति, यानी कार्य का संचालन करने वाली समिति। कौन क्या काम करेगा और कौन कब काम, कौन क्या काम करेगा, ये अलग बात है, और कैसे काम करेगा ये अलग बात है। सपोज करो मैं अध्यक्ष हूं और मैंने कहा बाबूलाल जी तुम्हार सीट ये है, मैंने कहा तुम यहां बैठोगे, तुम यहां बैठोगे। अब बाबूलाल जी अपनी सीट पर बैठ के क्या कर रहे हैं, ये करवाने का काम कोई और आदमी करता था। इसे कहते थे संविधान सभा के कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे एक अलग व्यक्ति जिनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और आप ये जानते हैं कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर साहब हमारी लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी रहे। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। कभी कभी इनका नाम पूरा पूछ लेता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। बताऊंगा आपको कि मई 1952 में जब हमारी संविधान की से लोकसभा बनी तो लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब रहे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो कार्य संचालन इन्होंने करवाया था, जैसे आज लोकसभा स्पीकर करवाते हैं उसी प्रकार से ये अध्यक्ष रहे कार्य संचालन के समिति के। तो कार्य संचालन, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष ये थे, ये आपको याद रखना है। कार्यों के संबंध में समिति, कार्य कैसे कैसे हो रहे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति, सदन का कार्यभार कैसे चल रहा है, सदन की कार्यवाही कैसे चल रही है, क्या क्या हो रहा है, पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? कई बार लोग पढ़ते हैं कि इसके अध्यक्ष कोई और थे। आप जब भी देखें राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ये उत्तर लगाना है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपको याद रखना है, इसमें कहीं पर भी आप कोई और नाम नहीं लगाएंगे, यही लगाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें सदन समिति याद कर लेना आपको, सदन की समिति मतलब सदन है भैया। अब सदन कैसे चल रहा है, लोकसभा अलग है, राज्यसभा सदन है, ऐसे उस समय भी सदन था ना जहां संविधान का निर्माण हो रहा था, उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। और कार्य जो है कैसे कैसे हो रहे हैं, डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। तो एक बार आप इनके नामों को ध्यान से देख लेंगे और इन्हें एक बार याद कर लेंगे, इसे प्रश्न आपके लिए बन जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये दो आपको याद रखनी है, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये तीन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय संविधान समिति इंपॉर्टेंट है, संघ संविधान समिति इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी समझाई है मूल अधिकार समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अल्पसंख्यक समिति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कमेटीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कमेटी तो बहुत सारी थी और ना आप याद कर पाओगे, और देखो ये तो आपको हर जगह मिल भी जाती हैं, हर किताब में इनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जो आपको याद हो गया उस पर आप फोकस करें, और मुझे लगता है आपको याद हो गया। यहां पर देखेंगे मेरे साथ, संघ नाम का शब्द आएगा, संघ संविधान समिति बोलो, बोलो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति बोलो, जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति बोलो, जवाहरलाल नेहरू। प्रांत शक्ति समिति बोलो, जवाहरलाल नेहरू। वो प्रांत शब्द जहां भी आएगा, प्रांत शक्ति समिति बोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत संविधान समिति बोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद हुआ, बहुत ही बेसिक है। मतलब प्रांत शब्द जहां पर भी आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ शब्द जहां पर भी आए जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक अंतर क्या था, राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष बोलो, जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति अध्यक्ष बोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष बोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दो समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति, ओह उप समिति, सर ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष बोलो, एच.सी. मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष बोलो, जे.बी. कृपलानी। बस याद हो गया। इन समितियों ने कार्य किया, प्रारूप समिति ने अपना कार्य किया, सभी समितियों ने कार्य करके भारत के संविधान को फाइनली बना के रेडी कर दिया। ठीक है, अब जब भारत का संविधान बन गया, ये किताब बन गई, अब सभी ने अपना अपना काम किया। किसी ने मूल अधिकार लिखा, किसी ने जो है मूल अधिकार के उप कार्य लिखा, किसी ने संघ के बारे में लिखा, किसी ने राज्य के बारे में लिखा। सभी ने अपना काम किया, और सभी के काम हो जाने के बाद एक संविधान का प्रारूप बन गया। तो फिर इस प्रारूप को पढ़ा गया कि इसमें क्या ठीक है और क्या खराब है। इसको हम नाम देते हैं संविधान सभा के वाचन। तो इससे तीन प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। संविधान के वाचन, संविधान के वाचन। वाचन का मतलब होता है रीडिंग। वाचन का मतलब क्या होता है, रीडिंग, कि हमारा जो संविधान है उसे कितनी बार पढ़ा गया। रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी बार हमारे संविधान को पढ़ा गया। संविधान के जो वाचन हुए, तीन वाचन हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। देख रहे हो अपने आप लाइन भाग रही है। तीसरा, तीन इसके वाचन हुए। पहला वाचन जो है ये आप देखेंगे तो कब हुआ, 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 को ये वाचन शुरू हुआ। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। कोई अगर इसमें से कुछ गायब हुआ तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कभी इसमें से अपने आप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाचन की हम बात करें तो ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, अरे वाह भूतला आ गया लग रहा है, इसमें लग रहा है भूतिया हो गया क्या ये, 1949, 17 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट वाचन कब हुआ, 14 नवंबर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो अब ये देखो आप, ये आपने एक नई चीज नोटिस करी, ये आप देखो जरा गौर से। संविधान के 3 वाचन हुए, इसको आप बोलते हो प्रथम,
ये पेन छोड़ क्यों रहा है? प्रथम मतलब फर्स्ट, इसको आप बोलते हो सेकंड, सेकंड मतलब द्वितीय, और इसको आप बोलते हो थर्ड, थर्ड मतलब तृतीय। यानी पहले बार हमारा संविधान 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। पहली बार हमारा संविधान इस तारीख को पढ़ा गया, 4 नवंबर 1948 को पहली बार हमारा संविधान पढ़ा गया, पहली बार। यानी पहली डेट जो है ये है, इस तारीख को हमारा संविधान पहली बार पढ़ा गया था। और 9 नवंबर 1948 तक से पढ़ते रहे। यानी ये आप देखेंगे तो ये है प्रथम बैठक, प्रथम जो है वचन है। इसके बारे में फैक्ट क्या है? इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये सबसे छोटा वचन है, सबसे छोटा, यानी सबसे कम दिन में पढ़ा गया तो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा वचन है। ये आप देखेंगे तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ये सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा कैसे? सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि ये 11 महीने तक चला, 11 मंथ तक चला, तो सबसे बड़ा है। देखो आप 11 महीने हो रहे हैं, नवंबर से लेकर अक्टूबर 1949 तक सबसे लॉन्गेस्ट है। इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट रीडिंग। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, और ये शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। भाई 4 से 9 नवंबर 5 दिन चला, और ये है इस दिन संविधान को अंतिम बार पढ़ा गया, 26 नवंबर 1949 को अंतिम वचन। इसी दिन आप देखते हैं कि हमारा संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो प्रश्न कैसे बनेगा आपके एग्जाम में कि संविधान सभा का प्रथम वचन किस तारीख से किस तारीख के बीच में हुआ? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में पहली बार इस संविधान को पढ़ा गया कि इसके अंदर क्या लिखा है। इस प्रकार से करीब 7653 संशोधन हुए, बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव, ये बढ़िया नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, कई प्रकार के चेंजेस हुए। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में कई जो है इतने जो है ये पहली बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, और 11 महीने तक पढ़ते ही रहे, बदलाव होते ही रहे, बदलाव होते ही रहे, बदलाव होते ही रहे, और तीसरी बार 14 नवंबर को पढ़ना शुरू किया, और 26 नवंबर को पढ़ के बोले कि ये अब संविधान बन गया है। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पे 284 सदस्यों ने आकर हस्ताक्षर कर दिए कि भैया अब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन चुका। तो 26 नवंबर 1949 एक डेट आप पकड़ लो, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम बार पढ़ा गया। इस पूरी जर्नी में 4 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक की जो पूरी जर्नी है, ये करीब 1 साल की जर्नी हो रही है, देख लो आप। इस पूरी जर्नी में 7653 संशोधन हमारे संविधान में हुए, और उसके बाद फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ते हो आज, ये हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। इसको आप कहते हो कि दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का संविधान है। ठीक है, चलो तो प्रश्न बन जाएगा, भारत के संविधान की सबसे बड़ी लंबी रीडिंग सेकंड रीडिंग, सबसे छोटी ये वाली रीडिंग। इस प्रकार से आप इन चीजों को बता सकते हो, ये आपके लिए सफिशिएंट डेटा हो जाता है। इसको आप याद रखोगे, ये आपके लिए काफी काम की चीजें जो मैंने आज आपको पढ़ा दी है, आपको समझा दी है। संविधान सभा की रीडिंग, संविधान सभा के वचन, इसको आप याद रखोगे। अब इसके बाद एक डेट निकल के आई, जिस डेट को आप लोग नाम देते हो 26 नवंबर 1949। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 एक तारीख है, ये आपने खूब सुनी होगी। फिर आपने सुनी होगी 26 जनवरी 1950, ये भी आपने सुनी होगी। नहीं, इससे पहले आपने सुनी होगी 24 जनवरी 1950, और फिर आपने सुनी 26 जनवरी 1950। ये 3 तारीखें आपने खूब सुनी होंगी। इन 3 तारीखों से आपका पाला डेली डेली पड़ता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। अंगीकार समझते हो? अंगीकार का मतलब है एडॉप्टेड। संविधान को हमने स्वीकार किया कि ये हमारा संविधान है। 24 जनवरी 1950 को हमने बहुत सारे काम किए। आप जानते हो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, ये राष्ट्रीय गीत, ये, और भारत के राष्ट्रपति बने थे। देखो इस पेन में आपको अच्छा दिखता है, लेकिन ये पेन छोड़ रहा है ना। भारत के राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। ये सब 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, सारे के सारे काम। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू किया गया था
संविधान को लागू जो है वो इस तारीख को किया गया था लागू, एग्जीक्यूटेड। अब इन दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाता हूं, एग्जीक्यूटेड, और फिर इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या क्या हुआ था। देखो 26 नवंबर 1949 के बारे में पहले आप पढ़ो। इस तारीख को संविधान को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था कि ये जो संविधान बन गया है, इस संविधान को हम भारत की जनता स्वीकार करते हैं, संविधान बढ़िया है, और इसी संविधान को हम क्या करेंगे, इसी संविधान को हम आगे चल के लागू करेंगे। ये साफ तौर पे इस बात को कह दिया गया था कि यही भारत का संविधान जो है आगे चल के यही संविधान भारत का चलेगा। इस संविधान को हम लोग क्या करते, इस संविधान को हम स्वीकार करते, ये संविधान हमने, इस संविधान को हमने मान लिया था। तो ये इसे कहते हैं अंगीकार करना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अंगीकार किया, 26 जनवरी को हमने इसको लागू कर दिया। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर एक बात बताइए, 26 नवंबर को बन गया था, 26 जनवरी को लागू क्यों किया, इसके बीच में क्या डिफरेंस था। और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, भारत के राष्ट्रपति हो गए, ये सब हमने, इन सबको हमने स्वीकार किया था कि हमारा राष्ट्रीय गीत ये है, राष्ट्रीय गान ये है, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को हम स्वीकार कर चुके थे, आपको जानकारी होगी। अब आप देखेंगे, पहले मैं इस डेट के बारे में बताता हूं, 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ। एक तारीख लिखेंगे पहले, आप इस डेट को क्लियर करते हैं। 26 नवंबर 1949, इस तारीख को क्या क्या हुआ। पहली बात तो संविधान अंतिम दिन पढ़ा गया, तो संविधान का अंतिम वचन हुआ, संविधान का अंतिम वचन हुआ, अंतिम वचन, लास्ट टाइम संविधान पढ़ा गया। सेकंड, इस तारीख को संविधान अंगीकार हुआ, संविधान क्या हुआ, इस तारीख को अंगीकार हुआ। अंगीकार का मतलब है एडॉप्टेड हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड, अंगीकार हुआ, ठीक है, यानी हमने इसको आत्मात किया, अंगीकार किया, ये हो गया। थर्ड चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आंशिक रूप से लागू। अब आंशिक रूप से लागू का मतलब क्या होता है, आपने तो कहा सर लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, तो आंशिक का मतलब क्या हुआ। अब संविधान को चीनी की बोरी तो है नहीं, 250 ग्राम संविधान लागू कर दिया था, बाकी कहा कि नहीं, बाकी जो है बाद में लागू करेंगे 90 किलो। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आंशिक का मतलब है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा कितना, 250 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, कितना। तो संविधान को आप तौल तो सकते नहीं हो भाई, संविधान में क्या आर्टिकल है। तो आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद हमारे संविधान के 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। ये क्या प्रोविजन थे उसमें हमारे देश में, जिसकी बहुत जरूरत थी भाई। हमने एक शपथ ले रखी थी कि हम 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने, आपको मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि हम लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि भारत का स्वतंत्रता दिवस हर 26 जनवरी को मना करेगा, और ये हमने ऑलरेडी बात मान रखी थी। तो हम 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने वाले थे, लेकिन बन गया 26 नवंबर को ही संविधान, पहले ही बन गया। तो यह पहले ही बन गया तो हमें उस समय अर्जेंट में कुछ जरूरतें भी थी कि भाई संविधान तैयार पड़ा है लेकिन हम लागू नहीं कर सकते, तो हमने कुछ आर्टिकल हमने लागू कर दिए। इन आर्टिकल्स में कुछ प्रोविजन थे, जैसे नागरिकता के प्रोविजन हो गए, राष्ट्रपति की कुछ पावर्स हो गई उसके प्रोविजन हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया उसके प्रोविजन हो गए, कुछ विशेष प्रकार के जो प्रावधान थे इन्हें हमने लागू कर दिया। अब आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में चल रही होगी बात कि सर वो अनुच्छेद कौन से हैं। तो अनुच्छेद 5 है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 60 है, 60, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 366 है, अनुच्छेद 367 है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। अनुच्छेद 379 है, अनुच्छेद 380 है, अनुच्छेद 388 है, अनुच्छेद 391 है, अनुच्छेद 392 है, अनुच्छेद 393 है, अनुच्छेद 394 है। एक बार आप इसको देखेंगे, अब देखो आप एक बार गिनते 16 हो रहे कि नहीं हो रहे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 और बोलो 16। राधे राधे 16। कितने हो गए? 16। ये 16 के 16 आर्टिकल्स हैं जिनको हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया और कहा कि बाकी अनुच्छेद जो हमारा पूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। ठीक है, आइए तो ये 16 अनुच्छेद है। नागरिकता, 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 नागरिकता। आर्टिकल 60 आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति बनेगा शपथ लेगा। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये सब वित्त वगैरह के आर्टिकल्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने क्या कर दिया? लागू कर दिया। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94 ये हमने लागू कर दिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर ये बात कहां लिखी है कि संविधान के 16 आर्टिकल 26 जनवरी की बजाय 26 नवंबर को लागू कर दिए, तो आर्टिकल 394 में लिखी हुई है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का सबसे पहले कौन सा आर्टिकल लागू किया गया था? तो आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 5 जो है वो सबसे पहले लागू किया गया था, आर्टिकल 1 बाद में लागू किया गया। अब आती है सेकंड डेट। सेकंड डेट मैंने आपसे कहा कि पूर्ण संविधान, अगर मैं 26 जनवरी की बात करूं, 26 जनवरी 1950 की बात करूं, तो आप लिखेंगे कि भारत के संविधान का पूर्ण संविधान, पूर्ण मतलब जो हमारा संपूर्ण संविधान था, पूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण मतलब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एग्जीक्यूटेड, लागू कर दिया। एग्जीक्यूटेड समझते हो कि आपने किताब खरीदी और किताब पढ़ी, खरीदी 26 नवंबर को, पढ़ी 26 जनवरी को, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड। अब इसके पीछे कारण क्या था? आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे, इतिहास तो आप सभी ने बारीकियों से पढ़ रखा है, लेकिन इतिहास में भी आप लोग बड़ी गलती करते हो। कमेंट जब आपके मैंने पढ़े, लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारे संविधान में, एक मतलब संविधान में नहीं, हमारे इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, आपको पता भी होगा। और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर हुआ था, इस अधिवेशन में यह कहा गया था कि हम अगली वर्ष से, यानी अगली वर्ष मतलब 26 जनवरी 1930 से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये हमने बात तय कर दी थी। इसीलिए 26 जनवरी जो है, इस 26 जनवरी की डेट को हमें अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना था, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन अब आप देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को है, तो ये 26 जनवरी क्यों निकल के आया? 26 जनवरी को हमें मनाना था, लेकिन 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों ने आजाद कर दिया, तो 15 अगस्त हो गया और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया, और 26 जनवरी की डेट हमारी खाली हो गई। भाई 1947 में देश आजाद हो गया, तो 15 अगस्त बन गया स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी की डेट हमारी खाली थी। तो 26 जनवरी को हमने क्या किया? हमने बोला कि एक काम करते हैं, 26 जनवरी को अपने संविधान को लागू कर देते हैं और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। यही कारण रहा कि 26 जनवरी को हमने क्या मनाया? इसकी जगह पर मनाने लग गए हम गणतंत्र दिवस। अदरवाइज आप देखोगे तो 1930 से लेकर 1930 में, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, 35 में, 36 में, 37 में, 38 में, 39 में, 40 में, 1947 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। लेकिन 1947 में जैसे हमारा देश आजाद हुआ, तो फिर 15 अगस्त से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और 26 जनवरी को जो हमने मनाया था गणतंत्र दिवस, कब से शुरू किया हमने? 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू करके इस तिथि को मनाने की हमने शुरुआत कर दी। तो कई प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको अपने मन मस्तिष्क को रेडी रखना होगा। आपको चीजें जाननी होती है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनता है कि भारत के संविधान पे अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? अंतिम रूप से देखो, अंतिम रूप से अगर देखोगे आप, तो भारत के संविधान पे जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे, प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, अंतिम रूप से हस्ताक्षर तो ये किए थे आपके 284 सदस्यों ने। कितने में से? आपके सदस्य कितने थे? जोर से बोलेंगे सभी। 299 आपके पास मेंबर थे, इसमें से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये फाइनल रूप से आप लोग को याद रखना है और आपको समझ लेना है बड़े अच्छे प्रकार से।
एक प्रश्न और आता है आप लोगों के मन और ख्याल में आ रहा होगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई? अंतिम बैठक, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, कल एक बच्चे ने डाउट लिखा, मैंने आपके डाउट पढ़े, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये अंतिम बैठक है, अंतिम मतलब लास्ट। एक बच्चे का कल डाउट था, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था मैं कि सर हमें कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उन डाउट्स को एक बार देखना चाहता हूं कि कौन से डाउट्स है विद्यार्थियों को। मैं वो डाउट्स आपको कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लिया। एक डाउट था कि सर संविधान सभा की बैठक, अरविंद गुप्ता जी ने एक डाउट पूछा है, संविधान सभा की कुल बैठक 166 है या 167 गूगल पे दिखा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बात बताता हूं, कुछ किताबों में 166 आपको दिखने को मिलेगा। 166 वाली बैठक में इन लोगों ने 24 जनवरी 1950 को जोड़ा नहीं है, लेकिन आयोग ने जितनी बार भी इसका आंसर दिया है, आयोग के अनुसार आंसर 167 है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसको जब जोड़ लोगे आप तो आपको 167 जो है टोटल बैठकें मिलेंगी संविधान सभा की। 166 जो है ये 100% आप कह सकते रहोगे, इसको आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और इसी 24 जनवरी 1950 को मैंने आपसे बताया कि क्या क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को। मैंने आपको और भी बताया कि हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत आप सभी जानते तो होंगे, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है। ये गाए पहले गए थे। राष्ट्रीय गान आप जानते हो 1911 में गाया गया, राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया। गाए पहले गए थे लेकिन स्वीकार हुए 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति कौन बने भारत के? राजेंद्र प्रसाद। ये सब 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। झंडा की अगर मैं बात करूं तो झंडा आपको पता होगा 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा जो है ये हमने स्वीकार किया था। ये देखो, मैंने आपको ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी है। जब मैं कल पटना आऊंगा तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रस्तावना, कॉन्सेप्चुअल जानकारी। ये सब फैक्ट थे, तो इस फैक्ट को भी आपको बताना बहुत जरूरी चीज था। हर जगह से ढूंढ के आपको मैंने फैक्ट करा दिए, लेकिन अब जो टॉपिक हमारे चलेंगे एकदम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, और आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होऊंगा, और कॉन्सेप्ट को पकड़ के धुआं निकाल देंगे हम एकदम बेहतरीन तरीका से। कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी आपकी। एक टॉपिक को पकड़ेंगे, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को ऐसे घुमा देंगे ना, हम नचा देंगे एकदम, और कोई पीपीटी से नहीं। मैं सिर्फ अपने पेन में ताकत लिखता हूं, इससे लिखता हूं, और हर एक पॉइंट की डायमेंशन में घुमाते हुए आपको ले आऊंगा। राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 में ही मैं आपको इतनी चीजें पढ़ा दूंगा कि आप सोचोगे सर ये क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। जब मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों में इतनी गहराई की चीजें मैं आपको बता के लेके जाऊंगा, बीपीएससी के ओरिएंटेशन से, यूपीएससी नहीं है ये। तो ये चीजें बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीलिम्स एग्जाम में, इसीलिए इनको भी आप जान लें। फैक्चुअल है लेकिन ये काम की, इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हमारी यहां पर हुई। अंतिम बैठक इस तारीख को हमने कर दी, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और डाउट विद्यार्थियों ने पूछा, वो मैं बता देता हूं। कुछ डाउट थे आपके, डाउट्स क्लियर होना जरूरी है। एक बच्चे ने पूछा, कल एक डाउट था, एक बच्चे ने पूछा कि सर 213 मुस्लिम नहीं, हाँ, कल एक बच्चे ने डाउट पूछा कि 208 मतलब कल हमने एक चीज करी थी क्लास में, आपको याद होगा कि 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हमने कल बताया था ये आपको, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, इसके बाद 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, हमने यही बताया था आप लोगों को। ठीक है, चलो मुस्लिम लीग ने जीती थी। 7 मैंने आपको अदर पार्टी बताई थी, 7 मैंने आपको लिखाई थी, कृषक प्रजा पार्टी, ये पार्टी, तो सभी पार्टी जो मैंने लिखाई थी वो 7 थी। इसमें एक चीज और थी, 808, ये कैसी पार्टी थी? निर्दलीय। ये तो दल से थी ना भाई, कृषक प्रजा पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, ये निर्दलीय थी। तो 8 पार्टी निर्दलीय व्यक्ति थे, 8। अब निर्दलीय व्यक्ति मतलब जैसे राजू सिंह, वीर बहादुर सिंह, मतलब अपने नाम से। निर्दलीय मतलब बिना किसी दल के, इंडिपेंडेंट, जैसे आज लोग लड़ते हैं। तो आप इसको जब जोड़ोगे, अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर मैं इसको जोड़ूं अगर कैलकुलेटर ऑन करके, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था।
तो भाई निर्दलियों का नाम थोड़ा लिखाऊंगा मैं कि निर्दलीय कौन थे, अब वो तो अलग अलग व्यक्ति हो गए निर्दलीय, तो उनके नाम थोड़े लिखे जाएंगे। तो आप इसको जोड़ोगे जब, तो बाबू 208 प्लस 73 प्लस 7 288 हो रहा था, और 288 भी प्लस 8, तो टोटल बना के 296 हो रहे हैं, और 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा, बता दो सभी, डाउट क्लियर हुआ? डाउट मत रखा करो, अगर कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं आपके हर डाउट पढ़ता हूं, अच्छा भी, बुरा भी, प्यारा भी, सब डाउट आपके पढ़ता हूं मैं। एवरी सिंगल डाउट आई रीड केयरफुली। 1 घंटा बैठ के आराम से रात को मैं आपके सारे डाउट पढ़ता हूं कि कहीं किसी के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, ठीक है? तो ये आप यहां इसको आप लिख सकते हैं कि सर ये भी क्लियरिटी हो गई। अब देखो, अब हमारा संविधान बन गया, हमारा संविधान हमारे सामने बन के रेडी हो गया, हमारा संविधान हमारे सामने बन के रेडी हो गया, हमारा संविधान हमने देख लिया कि भाई ये हमारा संविधान है। तो हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? एक प्रश्न सबसे पहले एग्जाम में बनता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो देखो, हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ तो समय का प्रश्न पूछता है, समय। अब आप लोग सबने पढ़ा है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, ये आप सभी को पता होगा, ज्यादातर बच्चे जानते हैं। लेकिन अब बच्चों को ये नहीं पता कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कौन से दिन से लगे, किस तारीख से लगे। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है बेटा। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद है कि नहीं है? याद है। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को पढ़ के स्वीकार कर लिया था। ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड, ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का पीरियड है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और समय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये संविधान को बनने में समय लगा, तो पूछते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, ये प्रश्न है। कभी कभी क्या है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि डायमेंशन थोड़ी चेंज हो रही है, कट ऑफ हाई हो रही है, डायमेंशन चेंज हो रही है। ये 9 दिसंबर 1946 तो ठीक है, शुरुआत इसी तारीख से हुई थी, 9 दिसंबर 1946। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान बना और जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो संविधान सभा की बैठक से संविधान लागू होने तक का समय कितना था? तो नवंबर ही बता दिया मैंने। और ये भी, अगर ये भी आपके एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये यूजीसी नेट वगैरह में पूछ रहा है, बीपीएससी भी यहां से प्रश्न पिकअप करती है, आजकल मैं देख रहा हूं, तो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष लगी थी, 1 माह 1 महीना और 16 दिन का समय लगा था। ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी आप लोग एक बार दिमाग में रख सकते हो। वैसे कुछ ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में भौकाल मारने के लिए आपको पता रहना चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन आपके खोपड़ी में आ सकती है। गुरुजी ये तो ये हो गया, ये कितना हो गया, तो ये भी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन करके बता दिया है। ये आंसर है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय भारत के संविधान को बनने में लगा। ये हो गया समय बनने में। अब एक प्रश्न आता है कि भारत के संविधान को बनने में समय तो लग गया, सर इसको बनने में पैसा कितना खर्च हुआ? थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं, क्योंकि आज लाइव नहीं चल रही है क्लास, तो मैं कहीं फास्ट चल रहा हूं है भाई, कि फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? आप लोग लिख लें इसको एक बार, क्योंकि लाइव नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? चलो आओ, अगला क्या है? पैसा, धन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैसा कितना लगा? 63,96,729 रुपया खर्च हुआ संविधान को बनने में। 63,96,729 रुपया, यानी 63,96,000, कभी कभी लोग इसे अप्रोक्स 64 लाख कर देते हैं, लेकिन हम तो पूरा पढ़ाएंगे। 729 रुपया इतने का हमारे संविधान निर्माता खर्चा करके दूध जलेबी में, ठीक है? ऐसा नहीं है, संविधान बनाया है, बहुत बड़ी चीज है। इतना हमारे संविधान में पैसा खर्च हुआ, 63,96,729 रुपए खर्च हुए विश्व के सबसे बड़े संविधान में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इतना पैसा हम लोगों ने खर्च किया, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आपके दिमाग में रखना चाहिए कि इसमें अप्रोक्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो अप्रोक्स में आप क्या लगाएंगे भाई? 63 लाख लिखा होगा, 64 लाख लिखा होगा, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? आंसर लगाएंगे 64 लाख भाई, 63,96,000 है ना,
तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर आप लाएंगे 64 लाख अप्रोक्स, अगर वो आगे की संख्या ना दे तो आंसर क्या होगा आपका 64 लाख आपका आंसर होगा। क्लियर। अब एक प्रश्न आता है कि भारत के संविधान को जब बनाया गया तो ये संविधान ऐसे तो बना नहीं होगा, तो टैप हो रखा है, तो भाई किताब बनी होगी पहले संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की पहले बुक बनी होगी। तो संविधान की पहले 2 प्रतियां बनी थी, संविधान की 2 मूल प्रतियां थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपको समझना होगा। संविधान की 2 मूल प्रति थी, मूल प्रति यानी आप कह सकते इंग्लिश में थी, इंग्लिश में, और एक थी हिंदी में, लेकिन एक तीसरी और थी। संविधान की मूल प्रति कितनी थी, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाता है। तो इसकी जो मूल प्रति थी जनरली 2 थी, एक इंग्लिश थी और एक हिंदी थी। हिंदी और इंग्लिश, इसकी 2 मूल प्रतियां आपको देखने को मिलेंगी। एक प्रति और थी इसकी, जो इन लोगों ने क्या किया था कि इंग्लिश को 2 तरीका से पेश किया था, एक टैप फॉर्मेट में और एक हाथ से लिखित के फॉर्मेट में। तो 2 प्रकार से इंग्लिश को फॉर्मेट पेश किया था, लेकिन मूल प्रति जो है आप देखेंगे तो इंग्लिश थी और हिंदी थी। अब एक प्रश्न आता है कि जब संविधान बना, संविधान बनने का आपने समय बता दिया, सब कुछ आपने बता दिया, समझा दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी खोपड़ी में, लेकिन संविधान पे कुछ लोग कहते हैं संविधान पे कारीगरी है। संविधान को हाथ से किसने लिखा? जब मैंने हाथ का नाम यूज कर दिया तो हाथ से संविधान को लिखने का कार्य किया किसने? कौन व्यक्ति ने संविधान को हाथ से लिख दिया? हमारे संविधान को हाथ से किसने लिखा? तो इसके पीछे एक कहानी है। संविधान की लिपि को हमने जैसे तैयार कर दिया, संविधान को जो हाथ से लिखने का कार्य किया कि हमारे संविधान में अब हाथ से कौन लिखा जिसका राइटिंग अच्छा होगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने संविधान को बना लिया तो सब लोगों ने कहा कि संविधान की प्रति बहुत बड़ी बन गई है, संविधान इतना मोटा तैयार हो गया, इस संविधान का क्या करेंगे? इतना मोटा संविधान जो है तो बड़ा संविधान हो गया, बड़ा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान का। तो अब ये कहा गया कि हमें ये करना होगा कि हमारे संविधान को हमें हाथ से लिखाना होगा। दुनिया के बहुत अच्छे संविधान है वो हाथ से लिखे हुए थे, सुंदर सुंदर सजे हुए थे और हाथ से लिखे हुए थे। तो ये निर्णय लिया गया कि हमें भारत के संविधान को हाथ से लिखवाना पड़ेगा और सुंदर सुंदर संविधान को हमें सजाना होगा। ये बात हमने डिस्कस करी। तो संविधान को जो हाथ से लिखने का कार्य किया, जो हस्तलिपि जो आई संविधान की, यानी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, संविधान को हाथ से लिखा तो किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आंसर क्या होगा इसका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये पेन काम नहीं कर रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इसी से लिख रहा हूं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस व्यक्ति ने भारत के संविधान को हाथ से लिखा, पूरा हाथ से लिखा और हाथ से लिख के तैयार किया। ये कौन थे? इनसे हाथ से क्यों लिखवाया? तो ये बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। मधुबनी, बिहार का मधुबनी जिला है, मधुबनी जिले के रहने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। इनसे पूछा गया कि आप हाथ से लिखने का क्या पैसा लेंगे? भाई जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि हमने संविधान को बनाया 63,96,729 रुपए खर्च किए, आप संविधान को हाथ से लिखने का क्या लेंगे? इनसे पूछा गया और इन्होंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने शर्त रख दी, इन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूं संविधान के हर पेज पे मेरा नाम हो और संविधान के अंतिम पेज में मेरे बाबा का नाम हो। इनसे पूछा बाबा का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरे बाबा का नाम है रामदास। अब जवाहरलाल नेहरू साहब भड़क गए इस बात को लेकर, ये व्यक्ति क्या कह रहा है। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो हाथ से लिखने की पढ़ाई कर रखी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन से कर रखी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनसे कहा कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे से लिखेगा। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब मान गए और संविधान की मूल जब लिपि आप पढ़ोगे उसके हर पेज पे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उसके लास्ट में लिखा है रामदास, इनके बाबा का नाम लिखा हुआ है। ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे और एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि ये किस स्कूल से पढ़े हुए थे? तो शांति निकेतन से इनका संबंध था, शांति निकेतन से। इन्होंने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। इन्होंने हाथ से लिखने में जो समय लिया वो समय है 6 महीना। 6 महीना का समय जो है भारत के संविधान को इनको हाथ से लिखने में लगा और इस संविधान में करीब 251 पेज इन्होंने लिखे थे। जो संविधान हाथ से लिखा गया था उसमें करीब 251 पेज थे जो इन्होंने लिखे थे। आप ये कह सकते हो 3.75 kg
यानी 4.25 किलो इसके अंदर वजन था जो संविधान इन्होंने हाथ से लिखा। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कितने शब्द थे, क्योंकि मेन इसी के बारे में पूछा जाता है। इसमें टोटल वर्ड्स कितने थे? 1,17,369 इसके अंदर शब्द थे। कितने? 1,17,369 इसके अंदर क्या थे? शब्द थे। तो ये कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 महीने का समय लगा, 251 पेज लिखे, 4.25 kg वजन है, 1,17,369 शब्द जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस संविधान को लिखने में लगाए, पूरे के पूरे। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। एक व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस। तो कभी कभी पूछ लेता है कि नंदलाल बोस साहब ने क्या किया। नंदलाल बोस, इनका भी नाम याद रखेंगे। इन्होंने संविधान की सजावट की है, जो उसमें फूल बकती है ना, सजावट, वो सजावट का जो काम किया है, इट इज डन बाई नंदलाल बोस। इन्होंने पूरे संविधान की सजावट कर रखी है कि संविधान पे क्या कैसे। तो संविधान की अगर सजावट आपसे कभी पूछ ले कि भारत के संविधान की सजावट का कार्य किसने किया, तो नंदलाल बोस के द्वारा भारत के संविधान की सजावट का कार्य किया। ये पूछ सकता है ये कहां से थे, तो ये दोनों ही शांति निकेतन से थे। नंदलाल बोस भी शांति निकेतन के ही थे। ये भी आपको याद रखना और ये भी आपको समझना है, ठीक है। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। नंदलाल बोस भी शांति निकेतन के रहने वाले थे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बन जाते हैं, जो बहुत बेसिक रहते हैं। कई बार यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि संविधान को हाथ से किसने लिखा, संविधान का वजन कितना है। ये सारे प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको आप अच्छे प्रकार से याद रखोगे, कहां से किसी प्रकार के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन। ये संविधान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ, इस संविधान में क्या क्या था, इसके बारे में आप एक चीज देख लेंगे कि हमारे संविधान में था क्या क्या। देखो ये अब निष्पेक्ष मतलब जो है बच रहे हैं कुछ, उनके बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे रहा, कैसे कैसे चीजें बन गई। संविधान के बारे में मुझे लगता है आपको काफी सारी जानकारी मैंने दे दी है। संविधान सभा की समितियां वमितियां सब कुछ आपको बढ़ा दिया, पूरी बेहतरीन आपको चीजें हमने दे दी। अब जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, तो इस संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी। यानी आपसे पूछे कि भारत का संविधान जो बना, इस संविधान के अंदर क्या क्या था। देखो भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, इस संविधान को आप देखेंगे, इस संविधान के अंदर आप देखेंगे तो एक तो इसमें अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स। एक संविधान में क्या होते हैं, भाग होते हैं, भाग। और एक संविधान में क्या होती है, अनुसूचियां होती हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल, इसको बोलते हैं लिस्ट। अंग्रेजी में मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज कॉल्ड शेड्यूल। इसको आप लोग नाम देते हो शेड्यूल्स। सारी जानकारी आप लोगों को है, ये इसको आप नाम देते हो आर्टिकल्स, इसको आप नाम देते हो पार्ट्स। भारत के संविधान में 22 भाग, 22 भाग थे जब संविधान बना। अनुच्छेदों की बात करें संविधान में तो 395 आर्टिकल्स थे जब संविधान बना। और अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना। अभी क्या होती है, आप किसी किताब को खोलोगे, किताब है, आपने इस किताब को ओपन किया तो इसमें पहले आपने देखा कि इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब लिस्ट, लिस्ट कौन सी चीज कहां पर पड़ी हुई है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अनुसूचियां जो होती है लिस्ट होती है, अनुसूचियां लिस्ट होती है। 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान की, हम इन सबको एक एक से पढ़ेंगे, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि 9वीं जुड़ी 1951 में, फिर 10वीं जुड़ी 1952 में 85 अमेंडमेंट से, फिर 11वीं और 12वीं ये जुड़ गई, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अब ये लिस्ट हो गई, इसके अंदर आप फिर देखेंगे भाग होता है। जरा फिजिक्स की किताब पढ़ी तो फिजिक्स में क्या यूनिट होती है, हीट है, आपने पढ़ा हीट एक यूनिट है, लाइट एक यूनिट है। इसी प्रकार से भाग होते हैं और भाग के अंदर चैप्टर होते हैं। संविधान में क्या है,
कि अनुसूचियां होगी, भाग है, फिर भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, ऐसे 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत के संविधान में वर्तमान में आप पाएंगे तो भाग में भाग ऐड होके वर्तमान में 25 भाग आपको देखने को संविधान में मिल जाते हैं। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो आर्टिकल 395 यानी 395 हमारे संविधान में आर्टिकल है। ये 395 के 395 में से 300 आर्टिकल्स, ये मेरी जुबान है, इस क्लास के एंड में जब ये क्लास खत्म हो जाएंगी, बीपीएससी का बैच खत्म होगा हमारा, उस समय तक तुम्हें 390 मतलब 300 आर्टिकल्स याद होंगे। 300 आर्टिकल आपको याद करा दूंगा तोते की तरह। और ऐसे नहीं कि आप घूम जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ याद होंगे कि आर्टिकल 1 ये है तो 2 यही क्यों होगा, अगर आर्टिकल 52 ये है तो 53 ये क्यों होगा। और ऐसे नहीं, सब क्लॉजेस के साथ, 19 के सारे सब क्लॉजेस के साथ, एक्सपर्टाइज के साथ, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। अब अनुच्छेद तुम्हारे संविधान में आज भी 395 ही है, ऐसा नहीं 396 कोई आर्टिकल होगा। लेकिन हुआ क्या, 21(1) आपने पढ़ा सब क्लॉज, तो बहुत सारे अनुच्छेदों के पीछे सब क्लॉज ऐड हो गए। ऐसे करके आप देखेंगे तो करीब 448 करीब आर्टिकल्स की संख्या बन जाती है। लेकिन आर्टिकल 395 ही है, 396 में आर्टिकल कहीं नहीं है, न कि 397 में आर्टिकल है। अगर कि आपसे कहे कि आर्टिकल की संख्या तो 450 करीब है, तो आप उससे पूछिएगा कि ये बताइए कि 396 आर्टिकल कौन सा है। आज भी आप संविधान को खरीदोगे तो उसमें 395 आर्टिकल हैं, लेकिन 21(a) जुड़ गया, 19 के सब क्लॉजेस जुड़ गए। इस प्रकार के आर्टिकलों को जब आप जोड़ देते हो तो संख्या बढ़ जाती है। ये हमारे संविधान में टोटल है कि 22 भाग हैं, 25 भाग हो गए, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां की संख्या वर्तमान में 12 है जिन्हें आप गिन सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में ये था कि हमारा संविधान इस प्रकार का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं, आपके सामने के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानने की बात करूं, तो 395 आर्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर भारत के संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा, भाई विश्व का सबसे बड़े का मतलब विश्व का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान। अब आप कैसे बताओगे लार्जेस्ट है, ये बात तो सर सब बताते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि संविधान में, जैसे भारत की मैं बात करूं तो भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स की संख्या है, भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सबसे लंबा हूं अपने घर में, सबसे लंबा हूं मैं, तो तुलना करी ना मैंने अपने भाई के साथ, वाइफ के साथ, तो सबसे लंबा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूं कि मैं सबसे लंबा हूं तो किसके कंपेयर में, भाई मैं आपसे कहूं ये लाइन से लंबी, ये लाइन छोटी लाइन कैसे होगी, तो आप इससे लंबी लाइन खींच दें, ये सबसे लंबी लाइन है, इससे भी लंबी लाइन हो सकती है। तो कंपेयर करके आपने पता किया, तो जब आप कंपेयर करते हो तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स है, तो आप कंपेयर करोगे दुनिया के अदर बड़े देशों से। फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, तो कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा देश है। भाई ये सब बड़े बड़े कंट्री हैं, बड़े कंट्री मतलब बड़े बड़े कंट्री हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, दक्षिण अफ्रीका ये भी बड़ा देश है, काफी बड़ा कंट्री दक्षिण अफ्रीका है। और मैं आपके सामने बात कर सकता हूं अमेरिका की, अमेरिका भी काफी बड़ा देश है। आप जब देखोगे कि इन देशों के कंट्रीज में कितने आर्टिकल्स है, तब आप समझ पाओगे कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। जैसे कनाडा में देखोगे आप तो 147 आर्टिकल है कनाडा के संविधान में, 147। तो आपने क्या देखा, इंडिया पिताजी होते। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 128 आर्टिकल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, 128 संविधान में अनुच्छेद हैं ऑस्ट्रेलिया के में, काफी बड़ा है, फिर भी आप कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करूं 253 आर्टिकल दक्षिण अफ्रीका संविधान में, 253 अनुच्छेद हैं। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 7 आर्टिकल है अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में। अब तक आज तक आपने क्या पढ़ा, सिर्फ आपने अमेरिका पढ़ा। अब तुलना करके आप देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। वी आर द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई। और कोई डाउट देखता हूं, आप विद्यार्थियों ने कोई डाउट पूछा हो, मेरी ऐसी किस्मत हो कि आपके सारे डाउट्स में सोल्व कर पाऊं। ये गूगल वाला भी हो गया। सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, तो ये भी लास्ट में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। एक बच्चे ने पूछा है, नितिन ने, सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि क्रिप्स मिशन, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स के सुपरविजन में भारत आया था, बिल्कुल ठीक है।
तो इसने प्रश्न ये किया है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जब आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, तब ब्रिटेन में सरकार जो थी वो किसकी थी? चर्चिल की सरकार थी। लेकिन स्टैफोर्ड क्रिप्स दोबारा कैबिनेट मिशन में भी सदस्य बन के आया। तो भैया स्टैफोर्ड क्रिप्स ने पार्टी बदल दी थी। स्टैफोर्ड क्रिप्स पहले भी मंत्री था, उसने क्या किया? सरकार बदल दी, पार्टी बदल दी, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। वो पहले चर्चिल के साथ था, बाद में इटली के साथ चला गया। उसने कहा चर्चिल बाबाए, इटली आइए, मैं आपके साथ। तो वो दोनों मिशन में आया। वो क्रिप्स मिशन में भी आया 1942 में, और 1945 में चुनाव हुआ ब्रिटेन में, सरकार गिर गई, तो 1945 में दूसरी सरकार बनी। उस सरकार में व्यापार मंत्री बनके फिर से वो कैबिनेट मिशन प्लान में भारत आया। तो दोनों में स्टैफोर्ड क्रिप्स का आप नाम पढ़ेंगे। यही तो बारीकियां हैं बाबू। और कोई डाउट? जेन्युइन डाउट्स में देखता हूं आप लोगों के, जेन्युइन डाउट जो आते हैं। बहुतों के डाउट तो ऐसे ऐसे भी आ रखे हैं विदाउट नोटिफिकेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है। संविधान सभा, चलो ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। और भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। कल तो मैं आपसे मिलने वाला हूं, आपके सामने खड़ा होऊंगा, सीना ठोक के आप पूछ सकते हैं जो डाउट आपको पूछना हो, ठीक है। पॉलिटी की हर वो बारीक से बारीक चीज आप निकाल के मेरे सामने ला सकते हैं। लेकिन कल से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये हमने बेसिक बात कर ली। तो हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में भी आपने देख लिया कि हमारा संविधान इस प्रकार का है, इस प्रकार की चीजें हैं हमारे संविधान में, ये भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है। कोई और चीज हो तो आप मुझे बताएं, आप क्लियर कर सकते हो। हमारा संविधान सबसे लिखित, अब देखो संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे आप। विशेषताएं तो हमारा संविधान सबसे लंबा है, इसका विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, इसमें नम्यता यम्यता का मिश्रण है। ये सारी चीजें आपको किताब में देखने को मिल भी जाती हैं। संविधान में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, संघीय सरकार का रूप है। अगर आप बेसिक सी बात करें कि भारत के संविधान की विशेषताओं में सर क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो देखो विशेषताओं की मैं बात करूं कि विशेषता क्या है। अब मैं कल आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर प्रस्तावना। कल से हम संविधान को पढ़ेंगे, कल से हम इस संविधान को पढ़ेंगे जो हमने बनाया है अभी 3-4 क्लासों में। इस संविधान को हम कल से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा मैंने आपको बता दिया। सबसे लंबा कैसे है? हमारे संविधान में आप देखेंगे तो संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। अब ये क्या होती है? संसदीय प्रकार की व्यवस्था का मतलब है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जहां सरकार जो होती है वो लोकसभा पर जिम्मेदार होती है। जैसे हमारी कंट्री ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहां सरकार तब तक रहेगी जब तक उसका लोकसभा में बहुमत रहेगा। इसे कहते हैं संसदीय प्रकार की व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट जब आप पढ़ोगे, संसद पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में ये प्रकार की व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होती है कि जैसे आपने देखा आर्टिकल 75 है, अब आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, सब क्लॉज 3 है। तो वहां पर लिखा है कि सरकार हमारे देश में जो बनती है, वो आपने देखा है कि सरकार के लोकसभा में बहुमत चला गया, सरकार गिर जाती है, ऑन द स्पॉट सरकार टपक जाती है। क्यों टपक जाती है? क्योंकि सरकार का बहुमत गिर जाता है। तो सरकार के पास बहुमत नहीं, सरकार इसलिए गिर जाती है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था आप जब पढ़ोगे तो इसमें आप लोग देखोगे प्रॉपर तरीका से कि इसमें हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा निम्न सदन की पर जिम्मेदार सरकार है। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? आप देखोगे हमारे कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र राज्य के मध्य डिवीजन ऑफ पावर है। केंद्र भी है, राज्य भी है, दोनों आपस में मिलकर सरकार का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र भी है और राज्य भी है, दोनों आपस में मिलकर सरकार का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में आप देखेंगे संघीय प्रकार की प्रणाली है। ये आपको मिलेगा कि पार्ट 5 में संघ है, पार्ट 6 में राज्य है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे डिटेल में। ये आपको जानकारी अभी नहीं हो पाएगी संघीय प्रणाली किस प्रकार की है, इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि संघीय प्रणाली का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ केंद्र राज्य दोनों मिलकर एकदम साथ साथ चल रहे हैं, हम दोनों साथ साथ हैं। संघीय प्रणाली, और संघीय प्रणाली हमारी कंट्री में पूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अर्ध संघ है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर नहीं है। आदि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, राज्यों के पास ज्यादा शक्ति है नहीं, तो डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर नहीं है। समझ रहे हो ना? केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। अब आपकी समझ में नहीं आएगा केंद्र में ज्यादा शक्ति कैसे है सर, तब समझ में आएगा आपके जब केंद्र संबंधों को पढ़ोगे, सेंट्रल रिलेशन को जब पढ़ोगे भारत संविधान के भाग 11 में, तब मैं आपको सारी चीजों को समझाऊंगा। हमारे संविधान में आप और देखोगे विशेषताओं में क्या है। हमारे संविधान में आपातकाल का प्रोविजन है। आपातकाल, अब आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी। जैसे आप पढ़ोगे संविधान के भाग 18 में 352, 356, 360 हमारे कंट्री में आपातकाल के प्रोविजन है। आपातकाल लगता है हमारे देश में तो कंट्री पूरा यूनिटरी हो जाता है, ठीक है।
तो आपातकाल का प्रोविजन हमारे संविधान में आपको देखने को मिलेगा। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे कंट्री में केंद्र और राज्य की एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। एकल नागरिकता यानी केंद्र जो है उसी के आप सब नागरिक हैं, आप सब भारत के नागरिक हैं, कोई आप में से बिहार का नागरिक नहीं है। ये सब भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें ही हमें पढ़नी है, इन्हीं सारी चीजों को जो है हमें इन्हीं सारी चीजों को निर्णय करना है। वयस्क मताधिकार, ये भी आप लिख सकते हैं। सार्वभौमिक भौमिक वयस्क मताधिकार यानी हमारे कंट्री में सभी को मताधिकार दिया गया है। कोई व्यक्ति वयस्क है, 18 साल से उम्र का है, ऊपर का है, तो उसे वयस्क मताधिकार दिया गया। हमारे कंट्री में मौलिक अधिकारों का प्रोविजन किया गया है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, इन्हीं सारी चीजों को आपको आगे चल के पढ़ना है। तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। करण चौधरी इज हेयर, योर डाउट इज नॉट अ फियर। ठीक है, सारे डाउट आपके चले जाएंगे, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। आज जो पढ़ा है इसको याद कर लेना, अब तक जो पढ़ा है इसको याद कर लेना। मैं एक टेस्ट लूंगा आप लोगों का, और टेस्ट लूंगा और टेस्ट पेपर थोड़ा कठिन बनाऊंगा मैं। आपको लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया तो पॉइंट फॉर्म में, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे। प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे? कथन, कथन कारण, कथन 1, कथन 2, कथन कारण। तो कथन कारण का जो टेस्ट है, इस प्रकार के टेस्ट ही आपके एग्जाम में आपकी एबिलिटी को जांच कर पाते हैं। तो आपने जो फैक्ट पढ़े उन्हें कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के आप देखेंगे तो कथन कारण का उत्तर आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से चीजों को जानना है, इस प्रकार से चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार, एकल नागरिकता, ये प्रोविजन हमारे संविधान में जो है ये सारी की सारी विशेषता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल की क्लास में मिलते हैं, आज मुझे निकलना है। तो कल आप आइए मेरे साथ, मिलिए 3 बजे ऑफलाइन क्लास में, और बेहतरीन तरीका से आप पढ़िए। और कल का जो टॉपिक होगा हमारा बहुत ही जानदार टॉपिक होगा। हम शुरू करेंगे संविधान को पढ़ना जो हमने बना लिया है। ठीक है, और इसके बारे में जो डाउट होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। कल हम धुआंधार तरीका से आपको पढ़ाई कराएंगे, बेहतरीन तरीका से। तो कल मिलते हैं आपसे विद्यार्थियों। कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारे प्रकार के कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दे दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली। अब इसमें कि कहाँ से क्या लिया गया है। भाई भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हो, क्योंकि हमने सब चीजों को ले रखा है। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, संघीय प्रणाली हमारी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ये सब हमने अलग अलग जगह से लिए। आपातकाल हमारा जर्मनी का आपातकाल प्रोविजन जर्मनी से लिए गए हमने। तो जब हम चीजों को पढ़ेंगे, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना में हमने कहां से क्या लिया है, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उससे हमने कहां से क्या लिया है, इन डिटेल में उस टॉपिक के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कल प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन संविधान के बारे में मैंने आपको दे दी, बहुत जनरल जानकारियां। संविधान की समितियां आप देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव बेसिक बातें आपको समझ में आ गई है। कल से कॉन्सेप्चुअल क्लास आपकी शुरू होगी, और कॉन्सेप्ट में कल से हम बात करेंगे लंबी चौड़ी बातें। ठीक है, तो आप जान चुके संविधान बन गया आपके हाथ में। संविधान को कल मैं लेके आऊंगा, पेज बदलोगे, पेज बदलते ही आपके सामने ठक से रखा होगा संविधान की प्रस्तावना। कल से प्रस्तावना पढ़ेंगे ध्यान से, धैर्य से, और देखो फिर कितना मजा आता है। नमस्कार, जय हिंद।